हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर एडुकेटर। हम लोग कर रहे हैं नीट 2022 का रिवीजन और आज कंप्लीट वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर है। इसको क्विक में रिवाइज करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन इसको इसमें बेस्ट सॉल्व करेंगे, जिससे आपका जो भी कंप्लीट चैप्टर है उसका थॉरो रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एकदम बेसिक से शुरू करेंगे, एक एक बात पे चर्चा करेंगे। सबसे पहला बात यह यहाँ पे कि वर्क डन डिफाइन करना है कि वर्क का कैलकुलेशन हम लोग कैसे करते हैं। देखो, जब भी आप वर्क कैलकुलेट करने जाते हो तो दो तरह की बातें होती हैं। वर्क के कैलकुलेशन में एक होता है हमारा वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स होता है, दूसरा वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स। कांस्टेंट फोर्स का वर्क निकालना तो डायरेक्टली फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है। तो ये एफ एस कॉस थीटा हो जाएगा। और ये जो वर्क होता है, ये वर्क कितना हो सकता है, वर्क तीन तरह का होता है। थीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा तो वर्क का वैल्यू कितना हो जाएगा, एफ एस पॉजिटिव हो जाएगा। थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाए तो वर्क का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। और थीटा का वैल्यू 180 डिग्री कर देंगे तो वर्क का वैल्यू कैसा हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। समझ गए? 90 डिग्री पे कोई वर्क नहीं होता अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कैसा है, 90 डिग्री दिया है तो। दूसरा होता है वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स। अगर कोई भी वेरिएबल फोर्स लग रहा है तो उसका वर्क डन कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाता है फोर्स और डॉट डिस्प्लेसमेंट होता है, इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन कर देना है। और साथ ही साथ जो इंटीग्रेशन करेंगे वो एरिया भी हो जाता है किसका, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के बीच जो प्लॉट करेंगे, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ, इसका एरिया हो जाएगा। एरिया कैलकुलेट करते समय याद रखना है कि अगर रीजन दिया है हमारा जो आर एक्सिस है, इसके ऊपर दिया है तो पॉजिटिव एरिया लेना है और नीचे दिया है तो नेगेटिव लेना है। तो वर्क कैलकुलेट करने का ही तीन लॉजिक होता है। चाहे कांस्टेंट दिया है तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट, अगर वेरिएबल दिया है तो एफ डॉट डी आर है उसका क्या करना है, इंटीग्रेशन कर देना है। और साथ ही साथ अगर आपका कैसा दिया है, ग्राफ दिया है किसके बीच में, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में, तो यहाँ पे उसका एरिया कैलकुलेट कर देंगे। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट अपने लिए हो जाता है क्योंकि इसका एप्लीकेशन हर चैप्टर में है। चाहे आगे चल के आप वर्क एनर्जी का यूज़ पढ़ेंगे तो रोटेशन में भी होता है, ये क्लास 12 के इलेक्ट्रोस्टैट में होता है, मॉडर्न फिजिक्स में होता है। हर जगह पे इसका इस्तेमाल अगर आपको अगर सही से देखेंगे, आपका अंडरस्टैंडिंग एक बार क्लियर हो जाता है तो काफ़ी जगह इसका यूज़ किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन है, इसको बनाते हैं। सबसे पहला सवाल दिया है कि पार्टिकल शिफ्टेड फ्रॉम द पॉइंट कितना दिया है 001 से पॉइंट कितना दिया 112। मतलब यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट आर दिया है इसके वैल्यू लिखेंगे तो फाइनल कर देंगे, कितना हो जाएगा 1 माइनस कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, आई कैप हो जाएगा, प्लस 1 माइनस 0 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा जे कैप हो जाएगा, साथ में 2 माइनस 1 हो जाएगा के कैप हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा वैल्यू, आई कैप हो जाएगा, साथ ही जे कैप हो जाएगा और प्लस में कितना हो जाएगा, के कैप हो जाएगा वैल्यू। तो ये क्या होगा, आर का वैल्यू हो गया। वहीं पे जो फोर्स निकालना है हमें, फोर्स निकालना है रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F2 निकालना है। तो फोर्स जो F निकालना है हमें, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फोर्स F1 प्लस में क्या हो जाएगा, फोर्स F2 हो जाएगा। F1 कितना दिया है फोर्स, तो ये फोर्स दिया है 2 आई कैप दिया है, 3 जे कैप दिया है, माइनस कितना दिया है, के कैप दिया है। F2 की बात करेंगे तो आई कैप दिया हुआ है और ये कितना है, माइनस 2 जे कैप दिया है और प्लस में कितना है 2 के कैप दिया है। तो अब क्या करना है, इस दोनों को जोड़ देना है। तो 2 + 1 कितना होता है, 3 न हो जाएगा, आई कैप हो जाएगा, 3j माइनस 2j कितना हो जाएगा, प्लस 2j हो जाएगा, माइनस के प्लस 2k कितना हो जाएगा, प्लस के कैप हो जाएगा। तो ये वैल्यू किसका हो गया, तो ये वैल्यू हो गया आपका फोर्स का वैल्यू हो गया। दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स। अब वर्क निकालना है तो वर्क का वैल्यू कितना हो जाता है, तो वर्क का वैल्यू होता है फोर्स डॉट कितना हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। तो फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट का डॉट करेंगे तो इसका 3 हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट में कितना है, आई वाला 1 दिया है, प्लस फोर्स में कितना दिया 2 दिया और इसमें कितना दिया, जे वाला 1 दिया है। फोर्स में के का वैल्यू 1 दिया है और इसमें डिस्प्लेसमेंट में भी के का वैल्यू कितना दिया है, 1 दिया है। तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो गया प्लस 2 हो गया प्लस 1 हो गया, 3 2 5 कितना हो जाएगा, 6 जूल हो गया। सो द वैल्यू ऑफ वर्क डन कैलकुलेटेड इन दिस केस इज इक्वल्स टू हाउ मच, थे वैल्यू हो जाएगा 6 जूल, इसका आंसर होगा। अगला सवाल है वेरिएबल फोर्स का क्वेश्चन है। बहुत बेहतरीन सा सवाल दिया है कि पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स एक दिया हुआ इस तरीके से, जो किसी बॉडी पे लगता है जिसका मास 2 kg दिया है और इसको डिस्प्लेस कर दिया जाता है 0 से कहाँ पे, 5 मीटर पे। तो वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो वर्क डन जब निकालेंगे डी डब्ल्यू का वैल्यू, तो ये कितना हो जाएगा, एफ डी एक्स ना हो जाता है। एफ डी एक्स का मतलब हो जाएगा 7 हो जाएगा, माइनस 2x हो जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा 3x² डी एक्स ना हो जाएगा। तो टोटल वर्क डन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, कहाँ से कहाँ, 0 से 5 तक। तो इंटीग्रेशन कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 0 से लेकर 5 तक इंटीग्रेशन हो जाएगा, 7 हो जाएगा, माइनस 2x हो जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा 3x² dx हो जाएगा। कैलकुलेट कर दोगे तो वर्क डन का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा 7x हो गया, माइनस में कितना होगा 2x² 2 हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3x³ बाई कितना हो जाएगा 3, तो ये खत्म हो जाएगा, 0 से लेकर 5 तक हो जाएगा। तो वैल्यू रखेंगे तो कितना होगा 7 × 5 हो जाएगा, माइनस में कितना होगा 5² और प्लस में कितना हो जाएगा 5³ तो ये हो जाएगा 35 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। ऐसा 35 में से 25 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा ये, और प्लस में कितना है 125 दिया।
तो ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 135 जूल आ जाएगा वैल्यू। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 135 जूल इस केस में। तो ये क्वेश्चन के जरिए आप समझ गए कि अगर वेरिएबल फोर्स भी दिया है तो वर्क डन कैसे कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए स्मॉल एलिमेंट में वर्क डन कैलकुलेट करना है और उस स्मॉल एलिमेंट के वर्क डन को क्या करना है, हमें इंटीग्रेट कर देना है और इंटीग्रेशन करने पर हमें कंप्लीट जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसमें कितना वर्क डन हो रहा है इसका कैलकुलेशन होके हमें मिल जाएगा। तो ये बहुत ही आसान है वर्क डन कैलकुलेट करना अगर फोर्स मेरा वेरिएबल दिया है तब भी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ और अगला जो सवाल है इसे देखते हैं। ये बेहतरीन सा थॉट जो पॉइंट हमारा वर्क डन फ्रॉम द एरिया होता है इसे कैलकुलेट करने पे क्वेश्चन है जिसमें बोला है कि हॉरिजॉन्टल फोर्स F used to pull a box placed on the floor. Variation in the force with the position coordinate x measured along the floor is shown in the graph. Calculate the work done by this force in x equals to 0 to 15. तो 0 से 15 तक निकालना है तो क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, आपको एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा पूरे पोर्शन का। लेकिन याद रखना है कि ऊपर का एरिया पॉजिटिव होता है और नीचे का एरिया नेगेटिव होता है। वर्क डन का मतलब कितना हो जाता है, तो वर्क डन का मतलब होता है एरिया अंडर एफ एक्स ग्राफ हो जाता है। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ जो होता है ना, इसके एरिया निकालेंगे तो एरिया निकालने में ऊपर वाला पॉजिटिव लेना है। तो ट्रापेजियम है ना, एक साइड कितना है 10 है और एक साइड कितना दिया है 5 है। तो सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। और नीचे में ट्रायंगल है तो हाफ इंटू बेस, 10 से 15 जाएंगे तो 5 हो जाएगा। और साथ में इसका हाइट का बात करेंगे, 5 से 10 है, ये कितना हो गया 5 से 10, 10 से 15, तो इधर में गया 10, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये भी 10 हो जाएगा। तो इसका हाइट कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो 2 से करेंगे हो जाएगा 5 टाइम्स, 2 से ये करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 टाइम्स। तो ये कितना होगा 10 5 15 हो गया और ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। माइनस 5 5 कितना होगा 25, तो 10 बचे 50 25 मतलब कितना होगा 15 से 5 करेंगे 75, माइनस कितना हो जाएगा 25 मतलब वैल्यू कितना हो जाएगा 50 जूल हो जाएगा। तो इस केस में वर्क डन का वैल्यू कितना हो जाएगा 50 जूल आ जाएगा। तो सिंपली हमने इसमें क्या सीखा कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दिया है तो उसके एरिया निकालेंगे तो वर्क डन हो जाएगा। और वर्क डन का जो वैल्यू होता है कैलकुलेट करते समय ध्यान में रखना है कि एरिया जो डिस्प्लेसमेंट एक्सिस है उसके ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव लेना है और नीचे जाएंगे तो क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। अगली बात करते हैं किसके बारे में, ये बात करना हमको एनर्जी के बारे में। एनर्जी की हम बात करेंगे, बहुत सा टाइप का होता है। एनर्जी होता है क्या, कैपेसिटी टू डू द वर्क इज कॉल्ड द एनर्जी। और एनर्जी में हमको दो तरह का एनर्जी मेनली डिस्कस करना है यहाँ पे। एक करना है काइनेटिक एनर्जी, दूसरा करना है पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, मोशन की वजह से एनर्जी, पोटेंशियल पोजीशन की वजह से। तो काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, हाफ mv² होता है। और काइनेटिक एनर्जी का पैसे भी लिख सकते हो, मोमेंटम हो जाएगा लीनियर p² डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2m हो जाएगा। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट होता है तो। साथ ही साथ अगर मान लेते हैं कोई एक ऑब्जेक्ट है जो मोशन करता है और एक जगह से चल के दूसरे जगह पे पहुंचता है और इसके ऊपर में सेवरल फोर्सेस लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा फोर्स लग रहा है, तो इस बॉडी का क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो जा रहा है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, जितना भी फोर्स लग रहा है सबकी वजह से वर्क डन निकालोगे तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाता है। जितना फोर्स है सबका वर्क डन निकालेंगे और सबको जोड़ देंगे, देन दैट विल बी इक्वल्स टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये होता है वर्क एनर्जी थ्योरम होता है। अगर काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होता है इसका मतलब होता है कि नेट वर्क डन का वैल्यू कितना दिया है, 0 दिया हुआ है। जैसे देखेंगे क्वेश्चन दिया है, बोला कि ये पार्टिकल मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस विद द वेलोसिटी, v का वैल्यू कितना दिया है, a√x दिया है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है चल रहा है और यहाँ से चल के यहाँ पे पहुँच गया, शुरू हुआ जर्नी कहाँ से, x=0 से पहुँच गया कहाँ पे, x=d पे। x=0 पुट करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा बिकॉज v बराबर a√x दिया है। और फाइनल वेलोसिटी की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, a√x की जगह पे d पुट कर देंगे। अब निकालना है हमें वर्क डन, तो वर्क डन का वैल्यू कितना होता है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ m, और वेलोसिटी कितना है, a√d का स्क्वायर है, इनिशियल कितना हो जाएगा 0, तो ये वैल्यू हो जाएगा हाफ हो गया m हो गया a² हो गया और ये कितना हो जाएगा d हो जाएगा। तो यूजिंग दिस इक्वेशन वी कैन वेरी इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वर्क डन बाय द फोर्स, बिकॉज वर्क डन का वैल्यू क्या हो जाता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाता है। तो स्पीड अगर आपका इनिशियल और फाइनल मालूम है तो सिंपली चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर लेंगे और वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या देगा आपको, अमाउंट ऑफ वर्क डन दे देगा इस सिचुएशन में। अगला सवाल है एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसी वर्क एनर्जी थ्योरम पे बेस्ड है। बोला है कि डिस्प्लेसमेंट x ऑफ अ बॉडी ऑफ मास कितना दिया है, 1 kg ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन बाय दिस। तो बताइए कितना हो जाएगा इसमें, वर्क डन का वैल्यू है एक्सटर्नल एजेंट इन फर्स्ट 1 सेकेंड। देखो मास दिया है तो मजा आ जाएगा, 1 सेकेंड में अगर ये जो ऑब्जेक्ट मोशंस करना शुरू करता है t बराबर 0, तो ये t बराबर 1 सेकेंड पे अगर इसका वेलोसिटी हम किसी तरीके से निकाल ले तो काम हो जाएगा, क्योंकि वर्क डन का जो वैल्यू होता है कितना हो जाता है, ये हो जाता है फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल ना हो जाता है। अब देखो x का वैल्यू दिया है, कितना दिया है, टी क्यू डिवाइडेड बाई 3 दिया है, और स्पीड v होता है, इसका वैल्यू कितना हो जाता है, dx/dt ना हो जाता है। तो डिफरेंशिएट कर देंगे तो 3t² बाई कितना हो जाएगा, 3 ना हो जाएगा।
तो वेलोसिटी v का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे पुट करेंगे एट t बराबर 0 पुट कर देंगे तो इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0 ना हो जाएगा। और दूसरा एट t इक्वल्स टू कितना सेकंड दिया है, तो ये दिया हुआ 1 सेकंड दिया है, तो ये जो वेलोसिटी का वैल्यू फाइनल हो जाएगा कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, मतलब वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। किसका वैल्यू, वेलोसिटी का वैल्यू। वर्क डन का वैल्यू कितना हो जाएगा, हाफ होगा। मास का वैल्यू 1 kg है और फाइनल स्पीड कितना है, 1 का स्क्वायर। और इनिशियली तो इसका कितना दिया है, स्पीड का वैल्यू 0 दिया है ना, तो ये तो खत्म हो जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2, और 1/2 का मतलब कितना होता है, 0.5 जूल। तो 0.5 जूल इस केस में वर्क हो जाएगा। तो देखा आपने कैसे एक्स का इक्वेशन दिया था, हमने उसको डिफरेंशिएट करके स्पीड निकाला, और स्पीड को क्या किया हमने, फिर स्पीड को फर्दर जो डिफरेंट टाइम दिया था उसका वैल्यू पुट किया हमने, और उससे क्या मिल गया हमें, तो उससे हमें पता चल गया स्पीड का वैल्यू इनिशियल एज वेल एज फाइनल। और जैसे ही दोनों बातें हमें मालूम चल गई तो हमने क्या किया, जो काइनेटिक एनर्जी था उसका डिफरेंस निकाला, और जो डिफरेंस का वैल्यू था वही क्या दे दिया हमें, वही वर्क डन का वैल्यू दे दिया। सो दिस इज हाउ वी गॉट द वैल्यू ऑफ वर्क डन इन दिस केस। अब चलते हैं कि जो फोर्स यहाँ पे डिस्कस करना है, हमें फोर्स के बारे में बात करनी है। फोर्स कितने तरह का बात करना है, 2 तरह का बात करना है। एक कंजर्वेटिव फोर्स है, दूसरा क्या है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स में क्या होता है, वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। मतलब कोई यहाँ पॉइंट से यहाँ जाना है तो चाहे इस रास्ते से जाइए चाहे इस रास्ते से जाइए, ये तीनों ही रास्ते से एज लॉन्ग एज आप पॉइंट ए से बी पे जा रहे हैं, तो ये जो हो जाएगा आपका वर्क डन पाथ 1 से हो जाएगा या वर्क डन पाथ 2 से हो जाएगा, सबका सब वैल्यू कैसा हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ये वर्क डन का जो वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे, दिस विल बी सेम। मतलब ये जो वैल्यू हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, मान लेते हैं पाथ 1 है, ये 2 है, 3 है, तो रूल के हिसाब से 1 का वर्क डन बराबर 2 का वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा, 3 का वर्क डन हो जाएगा। यहाँ पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है, सेंट्रल नेचर का होता है, हमेशा एक फिक्स पॉइंट की तरफ लगते रहता है। जैसे कैसा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा हो गया, ये कंजर्वेटिव हो गया। क्लोज पाथ में वर्क डन कितना होता है, 0 होता है, मतलब जहाँ से चला है वहीं पे वापस लौट जाएगा तो वर्क डन 0 हो जाएगा। और कंजर्वेटिव वाले में पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड होता है। ये पोटेंशियल एनर्जी हर किसी में नहीं डिफाइन होता है, कंजर्वेटिव में ही डिफाइन होता है, सेंट्रल नेचर का होता है, यहाँ पे डिफाइन होता है। वहीं पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये वर्क डन जो होता है पाथ डिपेंडेंट होता है, ये सेंट्रल नेचर का नहीं होता है। क्लोज पाथ में वर्क डन का वैल्यू 0 नहीं होता है यहाँ पे, और इसमें पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड नहीं होता है। और इसका एग्जांपल की बात करेंगे तो कैसा फोर्स हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो कैसा नेचर का होता है, नॉन कंजर्वेटिव हो जाता है। वहीं कंजर्वेटिव में बात करते हैं तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। वहीं पे जो दूसरे कैटेगरी में आ गया फ्रिक्शनल फोर्स एंड ऑल, ये कैसा एग्जाम्पल हो गया, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जाम्पल हो गया। सो देयर आर 2 काइंड ऑफ फोर्सेस अवेलेबल हियर। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी की बात करनी है। पोटेंशियल एनर्जी जो हम लोग पढ़ना है, पोटेंशियल एनर्जी 2 तरह का पढ़ना है, 3 तरह का होता है। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है, उसको 12th वाले पोर्शन में पढ़ते हैं। यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, ये भी हम लोग 11th में 2 बार पढ़ेंगे। ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे जो थोड़ा सा अलग हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है, m मास हो गया, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और हाइट क्या होता है, अर्थ सरफेस के अबव जो हाइट होता है। वहीं पे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो ये किस में होता है, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आपके एक स्ट्रेच्ड स्प्रिंग में अवेलेबल होता है। हर जगह पे तो होता नहीं है ना, इलास्टिक कहीं भी कुछ होगा डिफॉर्मेशन उसी जगह पे ये स्टोर हो जाता है। तो ये जहाँ भी स्प्रिंग की तरह कैरेक्टर जो शो करेगा उसमें एनर्जी स्टोर हो जाता है, इसका मास सेम हो जाएगा। तो एनर्जी की वैल्यू हाफ के x स्क्वायर हो जाएगी। और यहीं पे जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है, कंजर्वेटिव फोर्स का वैल्यू क्या हो जाता है, जहाँ भी पोटेंशियल एनर्जी का अगर आपके पास ग्राफ दिया है, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस अगर ग्राफ दिया है आपका किसका, आर का ग्राफ दिया है, तो इस केस में इस ग्राफ का स्लोप जिस पॉइंट पे आप निकालते हो ना, स्लोप का जो वैल्यू होता है, यही स्लोप क्या देता है आपका, तो ये स्लोप का जो वैल्यू होता है वो फोर्स देता है। तो फोर्स इज बेसिकली द स्लोप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस कर्व। इसका जो कर्व होता है उसका स्लोप निकालेंगे, वही क्या देगा आपको, फोर्स का वैल्यू देगा। अब जो पॉइंट पढ़ना है हमें, इसका नाम है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम सुनते ही आपके दिमाग में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का कॉन्सेप्ट पता होगा। लामीज थ्योरम जो आप पढ़े होंगे वहाँ से जानते होंगे कि जब भी इक्विलिब्रियम की बात आती है वहाँ पे सिस्टम पे नेट फोर्स का वैल्यू कितना होता है, तो 0 हो जाता है। जब भी इक्विलिब्रियम आता है तो सिस्टम पे नेट फोर्स का वैल्यू कितना होता है, 0 हो जाता है। और फोर्स का वैल्यू अभी हमने पढ़ा कितना होता है, du/dr होता है। फोर्स का वैल्यू कितना हो जाता है, du/dr होता है। इसका वैल्यू 0 हो गया, मतलब इक्विलिब्रियम पे फोर्स का वैल्यू 0, मतलब du/dr दिया, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब जो फोर्स होता है इसका वैल्यू 0 हो गया। इसकी वजह से इक्विलिब्रियम भी होता है, इसका 3 कैटेगरी होता है। एक न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। 3 तरह का इक्विलिब्रियम आपको देखने को मिलता है जब इसकी बात करते हैं किसकी, इक्विलिब्रियम की।
इक्विलिब्रियम कोई भी हो, फोर्स जीरो होता है तो डी यू बाई डी आर इसमें भी जीरो हो जाएगा, डी यू बाई डी आर का वैल्यू यहाँ भी जीरो हो जाएगा, डी यू बाई डी आर का वैल्यू यहाँ भी जीरो हो जाएगा। फोर्स के वैल्यू जीरो है ना, तो डी यू बाई डी आर भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन स्टेबल इक्विलिब्रियम किसको कहते हैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम वो कहते हैं कि इसको अगर डिस्टर्ब करेंगे ना तो फिर से ऑब्जेक्ट लौट के इसी पॉइंट पे आ जाएगा। जैसे कि एक ग्लास रखा हुआ है, बॉल है, इसके बॉटम से किसी बॉल को क्या किया, डिस्प्लेस किया हमने, थोड़ा सा आगे जाएगा फिर नीचे उतर के आ जाएगा, थोड़ा सा लेफ्ट जाएगा फिर उतर के नीचे आ जाएगा। वहीं पे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में रिटर्न होना तो दूर छोड़िए ना, इसमें दूर जाने का टेंडेंसी होता है ना ही पास आने का। इसको उठा के यहाँ रखेंगे तो इसी जगह पर रह जाएगा। वहीं पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो इसमें तो जैसे ही थोड़ा डिस्टर्ब करेंगे तो फिर दोबारा लौट के कभी वापस ये नहीं आएगा। जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, थोड़ा डिस्टर्ब करेंगे तो क्या हो जाएगा, चलता हुआ नीचे आ जाएगा, थोड़ा डिस्टर्ब करेंगे तो चलता हुआ यहाँ पे नीचे आ जाएगा, तो कभी भी वापस ये लौट कर नहीं जाएगा। स्टेबल है तो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू मिनिमम हो जाएगा और अनस्टेबल में पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा। स्टेबल वाले में रीस्टोरिंग फोर्स लगता है, मतलब एक ऐसा फोर्स लगता है कि इसको डिस्प्लेस करेंगे तो खींच कर वापस अपने ओरिजिनल जगह पे ला देगा। लेकिन वहीं पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वाले में ऐसा कोई भी फोर्स नहीं लगता है जो उसको वापस खींच कर अपने जगह पे लाकर रख दे। और न्यूट्रल में तो बात ही कर छोड़िए, इसमें कोई फोर्स ही नहीं लगता है। और यहाँ जो फोर्स लगता है इसको दूर करने का फोर्स लगता है, इसको डीस्टेबलाइज करने का फोर्स लगता है, इसको खींच कर ले जाने का फोर्स लगता है। तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, ऐसा पॉइंट जहाँ पे फोर्स का वैल्यू कितना हो जाता है, नेट जीरो हो जाता है। और जब फोर्स जीरो हुआ इसका मतलब कितना हो जाता है, डी यू बाई डी आर जो होता है उसका वैल्यू भी क्या हो जाता है, आपका जीरो हो जाता है। तो चलते हैं एक छोटे से सवाल पे। क्वेश्चन दिया कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फॉर अ कंजर्वेटिव फोर्स सिस्टम इज गिवन बाय, यू का वैल्यू कितना दिया है, तो यू का जो वैल्यू अपना दिया हुआ है, ये दिया हुआ ए एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, माइनस में कितना लिखा हुआ है, बी एक्स लिखा हुआ है। वेयर ए एंड बी आर द कॉन्स्टेंट्स, फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स। तो देखेंगे ध्यान से, फोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे एक्स में वेरी कर रहा है तो माइनस डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा, तो माइनस को रहने देते हैं, ए हो गया। और एक्स स्क्वायर का वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा, टू एक्स हो जाएगा, माइनस बी हो जाएगा, और एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा माइनस टू एक्स हो जाएगा, और प्लस में कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन दिस सिस्टम, क्या हो जाएगा, इस पे लगने वाले फोर्स का वैल्यू हो जाएगा। दूसरा बोला है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन कितना हो जाएगा, तो जब बात करना है हमको इक्विलिब्रियम का, तो एंट इक्विलिब्रियम कितना हो जाता है, फोर्स का वैल्यू हो जाता है जीरो। तो फोर्स का वैल्यू जीरो हो जाता है तो कितना होता है, माइनस टू एक्स प्लस बी का वैल्यू कितना हो जाता है, जीरो। सो वी विल राइट टू एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। एक्स की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स की बात करेंगे तो बी बाई टू ए हो जाता है, एक्स की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, बी बाई टू ए हो जाएगा। ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। थर्ड पॉइंट बोला है कि इक्विलिब्रियम पे बताइए पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कितना दिया हुआ है, इसका फॉर्मूला ए एक्स स्क्वायर दिया है माइनस बी एक्स है। एक्स का वैल्यू पुट कर देना है कितना, बी बाई टू ए, इसका वैल्यू पुट कर देना है, स्क्वायर कर देंगे, और बी इंटू ए कितना हो जाएगा, बी बाई टू ए हो जाएगा। तो वैल्यू कितना हो जाएगा, ए से ए तो कैंसिल हो जाएगा, एक तो वैल्यू हो जाएगा बी स्क्वायर, टू का स्क्वायर फोर हो जाएगा, ए हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, टू ए हो जाएगा। ठीक है, तो घटा देंगे इसका, तो वैल्यू कितना हो जाएगा घटाने के बाद, ये वैल्यू हो जाएगा बी स्क्वायर बाई फोर ए हो जाएगा। ये निगेटिव आ गया, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी कैसा है, यहाँ पे मिनिमम दिया है, सबसे कम दिया है पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू। तो जो इक्विलिब्रियम होगा यहाँ पे, वो इक्विलिब्रियम कैसा हो जाएगा, देन द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम इन दिस केस इज मिनिमम है, नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, स्टेबल ना हो जाएगा। पॉजिटिव होता तो क्या हो जाता, पॉजिटिव हो जाता इस केस में, तब जो मेरा इक्विलिब्रियम हो जाता वो कैसा हो जाता, अनस्टेबल होता कि स्टेबल हो जाता। ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ दिया है, ग्राफ से भी फिगर आउट कर सकते हैं। खैर ये पूछा नहीं, इसके बारे में बात करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी जहाँ पे मिनिमम करना है ना, तो मिनिमम पे क्या होता है, फोर्स तो जीरो हो गया, डी यू बाई डी आर का वैल्यू जीरो हो जाएगा, और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम करना है तो डी यू बाई डी आर का वैल्यू होता है ना डबल डिफरेंशिएशन का वैल्यू, दैट शुड बी पॉजिटिव। और यहाँ पे डबल डिफरेंशिएशन का वैल्यू कितना आएगा, पॉजिटिव आएगा, ई आ जाएगा। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो गया। तो इक्विलिब्रियम का अगर टाइप भी पूछता ना तो बता देते हैं, इस इक्विलिब्रियम का अगर टाइप भी हमसे पूछा जाता तो ये कितना हो जाता है टाइप का वैल्यू, तो टाइप का वैल्यू हो जाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाता है। दिस इक्विलिब्रियम इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का जो वैल्यू दिया है यहाँ पे वो कैसा दिया है, मिनिमम दिया है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल जिसका मास कितना दिया हुआ है, मास ऑफ दिस पार्टिकल इज गिवन एज 1 kg, फ्री टू मूव अलोंग द एक्स एक्सिस। जहाँ पे इसका दिया है पोटेंशियल एनर्जी जो दिया है, इसका वैल्यू दिया है पोटेंशियल एनर्जी का, ये कितना दिया है, एक्स स्क्वायर बाई टू दिया है, माइनस एक्स दिया है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी का वैल्यू कितना दिया है, ये दिया है टोटल मैकेनिकल एनर्जी का वैल्यू 2 जूल दिया हुआ है। तो मैक्सिमम स्पीड निकालिए, मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पहले निकालिए। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या होना पड़ेगा, मिनिमम ना होना पड़ेगा। और मिनिमम कब होगा, जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे और इसको जीरो से क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। तो x माइनस वन बराबर जीरो, तो x बराबर वन हो जाएगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कैसा हो जाएगा, मिनिमम ना हो जाएगा। तो u का मिनिमम वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर बाई टू माइनस वन हो जाएगा। तो वैल्यू कितना होगा, माइनस वन बाई टू जूल हो गया।
अब देखेंगे टोटल मैकेनिकल एनर्जी तो कितना हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी बराबर कितना होता है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी होता है। और काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो इसका वैल्यू क्या लिखेंगे, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाएगा और मिनिमम का वैल्यू कितना आ गया, -1/2। और टोटल मैकेनिकल कितना दिया, 2। हाफ इंटू मास का वैल्यू दिया कितना, 1 है। स्पीड कितना होगा, भी मैक्सिमम का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, 2 प्लस कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो ये लिखेंगे भी मैक्सिमम है, इसका स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2, और 2 2 जा 4, 1 कितना हो जाएगा, 5 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, ये 2 हो जा रहा है। ध्यान से देखिएगा। तो जो स्पीड का वैल्यू है यहाँ पे कैलकुलेट करने पे कितना आ जा रहा है, तो स्पीड का वैल्यू हो जा रहा है √5। कैलकुलेशन को एक बार चेक कर लेंगे। पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू दिया x²/2 दिया है, पोटेंशियल का वैल्यू मिनिमम हो जाएगा, वहाँ पे क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम मतलब स्पीड मैक्सिमम। मिनिमम होने के लिए डिफरेंशिएट करना है, 0 से इक्वेट कर देना है, तो 2x/2 - 1 हो जाएगा। 2 खत्म हो गया, x - 1 0, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। सो द मिनिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन दिस केस इज व्हाट, यू मिनिमम का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1²/2 - 1 हो जाएगा, तो वैल्यू -1/2। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का जो वैल्यू होता है कितना हो जाता है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी होता है ना, तो हाफ mv मैक्स स्क्वायर पोटेंशियल -1/2 2 हो गया। उधर जाकर जुड़ गया तो कितना हो जाएगा, 5/2, और इधर v max/2 हो गया, ये कैंसिल हो गया। तो v max का वैल्यू कितना हो जाएगा, √5 हो जाएगा इसका वैल्यू। दिस इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल। अगला है कि कंजर्वेशन ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी। अब ये कहता है कि अगर सिस्टम है उसमें ऐसा सिचुएशन कंसीडर कर लो आप जिसमें क्या लगे, जिसमें उस ऑब्जेक्ट के ऊपर में या बॉडी के ऊपर में सिर्फ और सिर्फ जो फोर्स लग रहा है वो कैसा है फोर्स, तो ये फोर्स लग रहा है ओनली कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है। ये ऊपर से नीचे इसको ड्रॉप कर देते हैं, ये कैसा हो गया, इसका ये हो गया इनिशियल पोजीशन हो गया। तो ये जो ऑब्जेक्ट होगा क्या करेगा, नीचे की तरफ चलता हुआ आएगा ऊपर से नीचे। तो जब ये चलता हुआ आ रहा है तो ये ऑब्जेक्ट कैसा मूव कर रहा है, तो ओनली अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स ये मोशन कर रहा है, बाकी कोई भी फोर्स यहाँ पे नहीं लग रहा है, फ्रीली नीचे की तरफ आ रहा है, तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो इस केस में क्या होता है कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी यानी कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होता है वो कांस्टेंट होता है। मतलब टोटल मैकेनिकल एनर्जी का जो वैल्यू होगा दैट रिमेन्स कांस्टेंट, ये चेंज नहीं करेगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। और ये तभी पॉसिबल है जब सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स वर्क कर रहा है, दूसरा किसी भी टाइप का फोर्स यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है, तो इसका टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड होता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, जैसे यहाँ पे एनर्जी का इक्वेशन लिखना है, बोला है कि पार्टिकल है, ये नीट का पूछा हुआ सवाल इस टाइप का एक आया था, मास m दिया है, फ्रीली रिलीज फ्रॉम अ हाइट h ऑन ए स्प्रिंग, द स्प्रिंग गेट्स कंप्रेस्ड बाई x। तो x कंप्रेस हो गया और चला कहाँ से, यहाँ से चला है, तो ये इसका पोजीशन कैसा होगा, तो ये इसका इनिशियल पोजीशन हो जाएगा, और ये जो चला है फाइनली यहाँ पे पहुँच गया, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, दिस इज नोन एज द फाइनल पोजीशन। ये कैसा हो जाएगा, फाइनल पोजीशन हो जाएगा। अब जरा देखो ध्यान से, इनिशियल था वो फाइनल हो गया, ये मतलब हम लिख सकते हैं ना टोटल मैकेनिकल एनर्जी का वैल्यू कौन सा, इनिशियल, बराबर लिखेंगे टोटल मैकेनिकल एनर्जी का वैल्यू फाइनल। और इनिशियल टोटल मैकेनिकल एनर्जी लिखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी ना हो जाएगा mgh + x हो जाएगा, रिलीज किया तो काइनेटिक 0, और नीचे पहुंचेगा तो सिर्फ और सिर्फ कितना हो जाएगा, यहाँ पे नीचे जब पहुंचा, एक बात ध्यान से सुनिएगा, जब ये नीचे पहुंचा है तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होता है धीरे धीरे घटते जाएगा स्प्रिंग के साथ, और जब ये पहुंचेगा नीचे में तो क्या होगा, स्प्रिंग कंप्रेस हो गया, तो सारा का सारा जो एनर्जी होगा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में ये सारा का सारा चेंज हो जाएगा, बिकॉज ब्लॉक तो फिर मोमेंटली रेस्ट में ही आ जाएगा स्प्रिंग के कंप्रेशन होने की वजह से। तो इनिशियल जो पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल है वो बाद के पूरा का पूरा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे। चलो आगे पॉइंट है, जैसे मान लीजिए इस सिचुएशन में बोल दे कि मैक्सिमम कंप्रेशन कितना हो जाएगा, मैक्सिमम कंप्रेशन यहाँ पे पूछ दे तो ये जो पॉइंट हो गया इनिशियल हो जाएगा, और मैक्सिमम कंप्रेशन के टाइम में जो ब्लॉक होगा आपका चलते चलते जाएगा और इस स्प्रिंग को क्या करेगा, इस स्प्रिंग को दबा देगा यहाँ पे। जब स्प्रिंग को यहाँ पे दबा देगा तो दबाने से क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो ब्लॉक है ये तो मोमेंटली रेस्ट में आ गया ना यहाँ पे, और कंप्रेशन कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। इस पॉइंट को इनिशियल कहेंगे, इस पॉइंट को फाइनल कहेंगे। तो लॉ से जब लगाएंगे यहाँ पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी का इनिशियल वैल्यू बराबर कितना हो जाता है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी का फाइनल वैल्यू होता है। और इनिशियली क्या है, सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है ना, दैट इज हाफ mv², और फाइनल की बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पोटेंशियल हाफ के x² हो जाता है। तो क्या बताओ यहाँ से मैक्सिमम कंप्रेशन हमें बोला जाए तो x² बराबर क्या लिखेंगे, m/k हो जाएगा इंटू कितना हो जाएगा, v² हो जाएगा। x का वैल्यू लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, √m/k हो जाएगा, और इंटू कितना हो जाएगा, स्पीड का वैल्यू v हो जाएगा। सो फ्रॉम हियर यू कैन इजिली गेट द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी। आगे बढ़ते हैं।
ये सवाल दिया है, जैसे बोला गया कि इस स्प्रिंग को यहाँ से रिलीज़ कर दिया, इस स्प्रिंग को क्या कि हमने इस जगह से रिलीज़ कर दिया, तो पूछा जाए कि बताइए मैक्सिमम कंप्रेशन कितना हो जाएगा, मैक्सिमम इलोंगेशन कितना हो जाएगा ब्लॉक में। तो देखो ध्यान से, ये जो पॉइंट हो गया यहाँ से यहाँ तक है एक्स, तो ब्लॉक के पास यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये जैसे इनिशियल पोजीशन हो जाए और ये वाला फाइनल हो जाए, तो अगेन यहाँ भी तो लगेगा ना, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स भी कंजर्वेटिव होता है और स्प्रिंग फोर्स भी कैसा होता है, कंजर्वेटिव होता है। तो इनिशियल बराबर फाइनल, और इनिशियल की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ हो जाएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मतलब mg हो जाएगा। यहाँ पे जब लिखेंगे ऊपर में वैल्यू, तो ये कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा आपका mg हो गया, और साथ में कितना हो गया x हो गया, और नीचे क्या, तो स्प्रिंग में सारा का सारा इलास्टिक पोटेंशियल में स्टोर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, m की हाफ के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो x के वैल्यू लिखोगे आप तो ये कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा 2mg डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा k। सो द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम इलोंगेशन इन द स्प्रिंग इज इक्वल्स टू हाउ मच, ये वैल्यू होता है 2mg डिवाइडेड बाई k हो जाता है। और ये स्प्रिंग के अंदर मैक्सिमम इलोंगेशन का वैल्यू होता है, दैट कैन ईजिली कैलकुलेटेड, दैट यू कैन वेरी इजिली कैलकुलेट यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी। वहीं चलते हैं इस चैप्टर के आखिरी पड़ाव पे, जिसको बोलते हैं पावर। पावर का मतलब क्या होता है, पावर का मतलब होता है रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। पावर का मतलब होता है रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, किस रेट से एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है इसे क्या कहते हैं हम लोग, तो इसे हम लोग पावर बोला करते हैं। जिस रेट से एनर्जी ट्रांसफर होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, पावर कहते हैं। तो पावर का वैल्यू कितना होता है, dw/dt होता है, रेट ऑफ वर्क डन होता है। एवरेज पावर निकालना है तो कितना हो जाएगा, टोटल वर्क डन बाई टोटल टाइम हो जाता है। और वहीं पे जब लिखेंगे पावर का वैल्यू फोर्स डॉट v भी लिख सकते हैं, पावर का यूनिट वाट हो जाता है। और ये जो पावर p हो गया f डॉट v हो गया, इसे अगर हम कंपोनेंट में तोड़ के लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, एफ बी हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। तो अगर इसी में बात कर लेते हैं थीटा का वैल्यू कितना डिग्री हो जाए, इसमें थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, ध्यान दीजिएगा। इसमें हो जाए अगर इफ थीटा बिकम्स इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो पावर पी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब कोई पावर डिलीवर इसमें नहीं होगा। ये वाला सिचुएशन आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, जहाँ पे कोई पावर डिलीवर नहीं होता है, तो ये होता है कि जैसे स्ट्रिंग यहाँ से बांध दिया और ये स्ट्रिंग क्या कर रहा है, ऐसा मोशन कर रहा है, इस केस में पावर डिलीवर कितना हो जाएगा, 0। अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इस केस में इस ऑब्जेक्ट के ऊपर में लगने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स एंड वेलोसिटी, ये दोनों एक दूसरे पे कितना होते हैं, 90 डिग्री हो जाते हैं। तो इस केस में इसका भी पावर कितना हो जाता है, 0। तो जहाँ कहीं भी एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, पावर का वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो पावर कितना होता है, रेट ऑफ वर्क डन हो जाता है। पावर का वैल्यू एवरेज निकालना है तो टोटल वर्क डन बाई टोटल टाइम, अगर नॉर्मली इसे कैलकुलेट करना है तो पावर होता है फोर्स और वेलोसिटी का डॉट हो जाता है, ठीक है। और 1 HP बराबर 746 वाट होता है। चलिए इस पर कोई बेस्ट कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पहला सवाल दिया है कि इलेक्ट्रिक मोटर है, प्रोड्यूसेस टेंशन। टेंशन का मतलब क्या हो जाएगा, फोर्स है। कितना फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये प्रोड्यूस हो रहा है 4500 न्यूटन हो रहा है। लोड को लिफ्ट कर रहा है केबल से, जिसका स्पीड कितना दिया है, 2 मीटर पर सेकेंड। तब पावर बताइए कितना हो जाएगा, तब पावर का वैल्यू कितना होता है, एफ इंटू भी ना हो जाता है। फोर्स का वैल्यू कितना है, 4500, और स्पीड का वैल्यू कितना है, 2। तब 45 गुना कितना होता है, 90 होता है। और फिर कितना होगा, 00 होगा। तो इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, 3। इसको 10 टू द पावर 3 मतलब किलो होता है, तो 9 किलोवाट इसको बोला जा सकता है। क्या बोलेंगे, कितना पावर जनरेट हो रहा है, 9 किलोवाट। क्योंकि हमको फोर्स पता था और स्पीड पता था, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल गया, सिंपली पावर निकल गया। और यही पावर तो कैलकुलेट करने के लिए हमको बोला गया था। अगला सवाल दिया है, बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन दिया है। बोला है कि एन इंजन पंप्स वाटर ऑफ डेंसिटी रो थ्रू अ हॉस पाइप। एक हॉस पाइप से ऐसा पानी निकाल रहा है, वाटर लीव्स द हॉस पाइप विद द वेलोसिटी ऑफ v मीटर पर सेकेंड। देन जैसे ये मान लो क्या दिया है, ये दिया ऐसा पाइप दिया हुआ है, और इस पाइप से क्या हो रहा है, पानी बाहर निकल रहा है। ऐसा यहाँ से पानी इंटर किया है और दूसरे एंड से पानी क्या कर रहा है, बाहर निकल कर ऐसा आ जा रहा है। दिस इज हाउ वाटर इज कमिंग आउट थ्रू दिस पाइप। स्पीड कितना दिया, v दिया, और इसका एरिया मान लीजिए कितना दिया है, a दिया है, और इसका लेंथ मान लो कितना दिया है, l दिया है, ठीक है। l बराबर कितना लिखेंगे, स्पीड v इंटू टी लिखेंगे ना। तो बताइए जी वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसका, तो वॉल्यूम की बात करेंगे तो क्रॉस सेक्शन एरिया ये हो जाएगा इंटू लेंथ हो जाएगा। क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ की जगह पे लिखेंगे v इंटू कितना हो जाएगा, t हो जाएगा। तो मास m का बात करेंगे तो डेंसिटी हो जाएगा इंटू एरिया हो गया इंटू स्पीड इंटू कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। तो अब यहाँ से कैलकुलेट करेंगे किस रेट से मास ट्रांसफर हो रहा है, dm/dt। तो रो ए भी ना हो गया, dm/dt कितना हो जाएगा, रो ए भी। चलो अब सवाल को देखते हैं। यहाँ पे सवाल में दिया है कि रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी का ट्रांसफर कितना हो जाएगा। पहला जो पार्ट दिया है इसका वो क्या आंसर हो जाएगा, रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर। तो पहली बात तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कितना हो जाएगा, हाफ mv² हो जाएगा। तो रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर मतलब हमें चाहिए dk/dt चाहिए। तो v² बाई 2 को छोड़ देंगे और यहाँ पे कितना हो जाएगा, dm/dt ना हो जाएगा।
और डी एम बाई डी टी का वैल्यू कितना निकाला हमने, तो डी एम बाई डी टी का वैल्यू निकाला है रो ए भी निकाला, तो वैल्यू कितना आ गया, वैल्यू आ गया रो ए भी टू द पावर 3 आ गया। और ये हो जाएगा रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, कितना ये ट्रांसफ़र कर रहा है हॉज पाइप के जरिए, ये कैलकुलेट हो गया। बहुत आसान था पहला वाला पार्ट। दूसरा वाला पार्ट बोला है कि बताइए इसमें कितना पावर डेवलप हो जा रहा है, तो पावर P बराबर कितना होता है, फोर्स इंटू भी ना हो जाता है, और वहीं पे फोर्स की बात करते हैं तो भी इंटू कितना हो जाता है, डी एम बाई डी टी ना हो जाता है, तो भी हो गया। और डी एम बाई डी टी कितना है, रो ए भी दिया है, तो फोर्स का वैल्यू कितना हो जाता है, रो ए भी स्क्वायर हो जाता है, दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स। तो एफ का वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे रो ए भी स्क्वायर हो जाएगा इंटू स्पीड भी ना हो जाएगा, तब पावर P कितना हो जाएगा, रो ए भी की पावर 3 होगा। वैल्यू ऑफ पावर इन दिस केस इज हाउ मच, रो ए भी की पावर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे इस ट्यूब से काइनेटिक एनर्जी जो ट्रांसफर कर रहा है आपका जो पंप है, कितना पर यूनिट टाइम में काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा, स्टैंडर्ड रिजल्ट है याद रखिएगा, हाफ रो ए भी की पावर 3, वहीं जो पावर हो जाएगा कितना हो जाएगा, रो ए वी की पावर 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने वर्क, एनर्जी, पावर, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इक्विलिब्रियम सबको निपटा दिया एक ही वीडियो में। तो पूरा का पूरा उम्मीद करते हैं आपने देखा होगा, और देखा होगा तो चैप्टर का आपका अच्छे से रिवीजन हो गया होगा। एंड ये चीज़ें आपको अच्छी लगी देन डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल एंड हिट द लाइक बटन। इसी तरीके से बाकी चैप्टर्स का भी रिवीजन करते हैं, तो आराम से वीडियो देखते रहिए, रिवीजन अपना करते रहिए। अभी के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।